नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शमसुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 32वां बाब, नामा ओ पयाम। पंडित नंद किशोर के जाने के बाद बड़ी देर तक तो वजीर पंडित जी की बातों, उनकी मोहब्बत भरी मेहरबानियों और उनकी नूरानी सूरत को दोबारा अपने जहन में जिंदा करने में खोई रही। उस पर लज्जत और मस्ती की एक कैफियत छाई हुई थी जो उसके बदन को गर्म और उसकी रूह को हरा भरा कर रही थी। बहुत देर बाद जब तबीयत कुछ संभली और मामा असील ने घरेलू मामलों की ओर उसका ध्यान खींचना चाहा, तो उसे ख्याल आया कि पंडित जी ने मुझे यह तो बता दिया कि खत लिखने में पहल तू ही कर, लेकिन मैंने उनसे यह तो पूछा ही नहीं कि लिखूं क्या और किस तरह लिखूं। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया कि ऐसी भी मैं क्या अल्हड़ हूं कि इतनी सी बात पूछना भूल गई, या अब अगर भूल ही गई तो क्या आप ही आप फैसला नहीं कर सकती? नवाब को खत लिखना भला क्या मुश्किल है, अभी लिखे देती हूं। लेकिन सारा दिन गुजर गया और उसकी समझ में ना तो संबोधन लिखने का कुछ ढब आया और ना मजमून का नक्शा आया। क्या लिखूं? उनसे कहूं कि आप बहुत याद आते हैं। तौबा, कितनी हल्की बात है, मैं भला यूं लिख सकती हूं? और अगर लिख भी दूं तो वो क्या ख्याल करेंगे? सो फिर ये लिखूं कि अब कब मुलाकात होगी? हाँ, मगर किन अल्फाज में लिखूं? ऐसा तो ना लगे कि यह बेगम बिल्कुल उतावली हुई जाती हैं। वो क्या जुमला था जो नानी जान ऐसे मौकों पर बोलती थी? हाँ, तौबा है, ये लौंडियां तो हथेली पर लिए फिरती है। इस ख्याल से ही उसके गाल गुलाबी हो गए, बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैं और नवाब शमसुद्दीन अहमद, और मैं बेपर्दा, और मेरी आंखों में कोई बुलावा, कोई दावत। अल्लाह मेरी तौबा, मैं शरीफजादी हूं कि शैतान की औलाद। हथेली पर लिए फिरना, यह तो इशारे से बुलाने और मुंह से बोलने से बदतर है। दुबला पतला हिरनी जैसा छरहरा बदन, दरमियानी से कुछ निकलता कद, मोर जैसी मगरूर गर्दन, सीना और कूल्हे भारी, कमर पतली, बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें, चेहरे पर नमक ही नमक बरसता हुआ, हर अदा बेगमाती, हर अदा कामुक, हर बात में डोमनीपन। ये किसका सरापा है? नवाब शमसुद्दीन अहमद ने सोचा। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, हालांकि आज वो बहुत जल्द ही बिस्तर पर चले गए थे। चंपी वालियां, सिर को सहलाने थपथपाने वालियां थकने लगी थीं, लेकिन नवाब की आंखों में नींद न थी। वजीर खानम हड़बड़ाकर जाग उठी। यह मैंने अभी क्या देखा? ये क्या कहा? मैं कहां हूं? मैं कहां थी? मुझे क्या पता और मुझसे क्या मतलब कि नवाब शमसुद्दीन अहमद मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और मेरा सरापा उनके जहन में कैसा है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो एकता के जाम से मस्त हैं? और किसने कहा था कि जैसे पीठ दिखाते हैं वैसे ही मुंह भी दिखाइए? सारा गरिबान और दुपट्टा पसीने में भीगा हुआ, सांसें तलपट, सारे बदन में चुल सी पड़ी हुई जैसे चींटियों ने काट खाया हो। यह मैं क्या करती फिर रही हूं? कोई दम में मुझे जुनून होवेगा, नहीं तो मिराक जरूर ही हो जाएगा। सुना है जिन लोगों को मिराक हो जाता है वो किसी एक ही बात को पकड़ लेते हैं और उसी की रट लगाते रहते हैं। आखिर नवाब शमसुद्दीन अहमद को क्या पड़ी थी जो मुझ दुखियारी पर उनकी नजर ठहरी? क्यों वो मेरे यहां आए, मेरी तन्हाई में खलल डाला? अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे लगा जैसे शाम का आसमान देर से बादलों से ढका हुआ हो और अचानक कहीं से तेज रोशनी की किरण आकर मटमैले क्षितिज के आर पार हो जाए, हर तरफ रोशनी सी फैल जाए, दरख्तों की झुकी झुकी पत्तियों के नीचे से किरणें फूटें,
शाम के आने से खौफजदा जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे फिर से फुर्तीले और मुस्तैद हो जाएं। उसे ऐसा लगा गोया शमसुद्दीन अहमद ने कहीं से आकर उसे बाहों में भर लिया है और वो उनके सीने से लगी हुई शिकायत और सरगोशी के लहजे में कह रही है, ज़ौक़े तन्हाई में खलल डाला, आके मुझ पास दो घड़ी तूने। हाय, क्या मीर हसन मरहूम ने ये शेर मेरे लिए ही कहा था या औरों पर भी ऐसी ही बीतती है? मगर किस मौके से और किस मौके पर यह शेर याद आया? अब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, यही शेर लिखकर भेज दूंगी। मेरा यही शेर भेजूं या कुछ लिखूं भी? लेकिन लिखना क्या है? सारी बात तो शेर में कह दी गई है। अब मेरे लिए बचा ही क्या है? मगर कहीं वो यह ना सोचें कि नामा क्या लिखा, पत्थर खींच मारा। ना आदाब, न अलकाब, न सलाम, न बंदगी, न कोई तफसील की खत काहे को लिखा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं और नहीं लिखने की, वो समझे या मेरा खुदा समझे। अच्छा, इस पर अपने मिसरे लगाकर छोटी सी 5 पंक्तियों की कविता कर दूं? अच्छा भला मुखम्मस का बंद तैयार हो जाएगा। यह बात उसके दिल में आई ही थी कि गोया यह मिसरा भी उसे सूझ गया। नक्शा घर का मेरे बदल डाला। नहीं, घर का नक्शा बदल डालना इस जगह बेमानी सी बात है। यूं कहूं, नक्शा दिल का मेरे बदल डाला। नहीं नहीं नहीं, यह मिसरा भी सुस्त है। यूं कहना चाहिए, दिल का अहवाल ही बदल डाला। वाह, अब यह मिसरा सटीक हो गया, उसने दिल में कहा। फिर बात ही बात में शुरू के 2 मिसरे और बन गए और बड़ी मानी खेज और गठा हुआ मुखम्मस तैयार हुआ। दामने सब्र को मसल डाला, ज्यादा जब्त भी कुचल डाला, दिल का अहवाल ही बदल डाला, ज़ौक़े तन्हाई में खलल डाला, आके मुझ पास 2 घड़ी तूने। चलो, अब मुखम्मस तो मुहैया हो गया, अब इसे खुद लिखूं या किसी कातिब से लिखवाऊं? गोया सुंदर लिखाई का तोहफा भेज रही हूं। नहीं, दूसरे से लिखवाने का मौका नहीं है। मैं कोई रस्मी सौगात थोड़ी भेज रही हूं। मैं तो दिल की बात कलम की जबान पर ला रही हूं। अच्छा लिखूं या खराब, लेकिन खुद ही लिखूंगी। यह फैसला करते ही उसने जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे के मीना बाजार से नए सरकंडे के टुकड़े मंगवाए। उनको कलम तराश से छीलकर सुडौल बनाया। फिर कलम बनाए, बारीक, दरमियानी और मोटा लिखने वाले। कलम तैयार हो गए तो उन्हें मोहल्ले के मौलवी साहब के पास 2 रुपए नजराना देकर इस गुजारिश के साथ भेजा कि इनकी नोक दुरुस्त कर दें, चीरा लगा दें और फिर उन पर कत लगा दें। मौलवी साहब ने मेहरबानी करके उसी वक्त तीनों कलमों में चीरे और कत लगाए और उन्हें कागज पर जांच कर इत्मीनान कर लिया कि ठीक बने हैं। फिर अपनी दुआओं के साथ तैयार शुदा कलम वापस किए कि अब शौक से लिखें और इत्मीनान रखें, इनका कत देर तक कायम रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। ये सब तैयारियां करते तीसरा पहर हो गया। वजीर का भी जी कुछ निढाल हो रहा था। उसने दिल में कहा कि अब रात को मश्क करूंगी और सुबह को भिजवाऊंगी। कागज सुनहरा पीला था और सुनहरी रेशमी थैली भी तैयार करा ली गई थी। बस लिखने और भेजने की देर थी। रात को उसने कई कोशिशें करने और कई ताव कागज रद्द करने के बाद अपना मुखम्मस अपनी हद तक बेहतरीन अंदाज और शैली में और नस्तालीक लिखाई में दरमियानी कलम से लिखा। सबसे ऊपर रिका की शैली में उसने हुवल वदूद, मतलब अल्लाह का एक नाम जिसके मानी है वह प्यार करने वाला है, और नीचे बारीक कलम से नस्तालीक लिखाई में लिखा, रकीमा ए नियाजो मुंतजिर जवाब, वजीर खानम अफाउल्लाह अना। फिर खत को लपेटकर मोम जामे में मोहर बंद कर दिया।
थैली में हल्का सा इत्र लगाया और मुहरबंद नामे को खरीते में डालकर खरीते को भी मुहरबंद कर दिया। ये सब काम गई रात तक मुकम्मल हुआ, लेकिन उसने रात की मेहनत इसलिए कबूल की कि फिर रात से सुबह तक सोचने और फैसले पर दोबारा नजर डालने के लिए ढेरों वक्त पड़ा है। अभी तो बातें ही बातें हैं, लेकिन खत एक बार घर से चला गया तो जैसे कमान का छूटा हुआ तीर हो गया। इसलिए रात और सुबह तक और सोच लूंगी कि यह खत भिजवाऊं भी कि ना भिजवाऊं। सुबह होने से पहले ही परिंदों के शोर ने उसे जगा दिया। जागते ही उसके जहन में ख्याल गूंजा कि खत तो भेजना ही चाहिए, साथ कुछ छोटा मोटा तोहफा भी चाहिए है। लेकिन तोहफा क्या भिजवाऊं? नवाब से कुछ बेतकल्लुफी तो है नहीं जो ऐसी चीज भेज सकूं, मसलन इत्र या रुमाल, जिससे अपनापन जाहिर हो। कीमती चीजें उनके यहाँ एक से एक होंगी और पटी पड़ी होंगी। दुनिया में कौन सी चीज ऐसी होगी जो नवाब के पास ना हो और मैं उन्हें मुहैया करा सकूं? हाँ, कोई ऐसी चीज हो जो यहां नायाब हो, चाहे बहुत कीमती ना हो। उसे ख्याल आया कि चंद दिन हुए इलाका गढ़वाल का एक व्यापारी शहद बेचता हुआ आया था। उसके पास लीची का शहद था, इस मानी में कि मक्खियों का छत्ता जिससे वहां शहद निकाला गया था वो लीची के पेड़ पर लगा हुआ था और उसमें जमा शहद ज्यादातर लीची के फूलों से निकला होगा। उसमें लीची की खुशबू भी थी। ये अलबत्ता नायाब चीज होगी, उसने सोचा। वही शीशा शहद का भेज दूं, उम्मीद है वहां पसंद किया जाए। यह ख्याल आते ही वजीर खानम ने मोदी खाने से शहद का शीशा निकलवाया, उसे झाड़ पोंछकर साफ किया। डाट खोली तो शहद में लीची की खुशबू वैसी ही बाकी थी, रंग भी ना बदला था। बहुत हल्का, लगभग सफेद रंग, गाय के घी जैसा, और उसमें रवे भी घी हर जैसे थे। शीशा भी मोहरबंद किया गया, फिर उसे मोमजामे की थैली में रखकर थैली भी मोहरबंद हुई। इतना काम कर लेने के बाद वजीर के दिल में इरादा पक्का हो गया कि अब ये सब सामान भिजवा कर ही दम लूंगी। फौरन मोहल्ले के चौकीदार के यहां से हरकारा बुलवाया गया। वजीर खानम ने खुद उसे हिदायत की, ध्यान रहे कि ये चीजें खुद नवाब साहब की खिदमत में पेश होनी है। तूने सुना होगा उनकी 2 हवेलियां हैं, एक तो ही पास में बल्ली मारान में और दूसरी दरियागंज में। पहले मालूम कर लीजिए कि नवाब अपनी किस हवेली में तशरीफ रखते हैं, वहीं जाइयो और नवाब साहब की खिदमत में हाजिरी हासिल करके पूरे अदब और लिहाज से कॉर्निश बजा लाइयो। और यह खरीता और यह थैली उनके कदम में रख दीजो। समझता हूँ बीबी जी, खूब समझता हूँ। आपका कहा पूरी तरह बजा लाऊंगा। और क्या जवाब के लिए ठहरा रहूंगा? हरकारे ने सलाम करके कहा। नहीं, बस ये बता दीजो कि वजीर खानम बेगम साहब ने सलाम अर्ज किया है और ये चीजें भिजवाई हैं, जवाब की जरूरत नहीं। जी बहुत खूब, बहुत मुबारक, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो जा, जल्द फिर आइयो, मैं तेरी राह देखूंगी। अगर काम ठीक हो गया तो इनाम ऊपर से दूंगी। हरकारा दोबारा सलाम करके रुखसत हुआ। ऊपर ऊपर सुकून के बावजूद वजीर खानम के दिल में हलचल मची हुई थी। दिल में कमजोरी सी छाई हुई थी। उसका दिल कहता था इस पहल के नतीजे में उसकी जिंदगी का फैसला छुपा हुआ है। अगर जवाब अपनी मर्जी के मुताबिक न मिला तो उसे अपनी जिंदगी की बिसात फिर से बिछानी होगी। ये मामला दिल का भी था और आने वाली जिंदगी के दिन रात का भी। खबर नहीं मैंने ये ठीक किया या गलत किया, लेकिन क्या खुद से मुंह खोलना मेरे लिए मुनासिब था? लेकिन मुंह तो नवाब साहब ने खुद ही पहले खोला था। मैं तो अपना जवाब उनकी खिदमत में पेश कर रही थी, इसमें बुराई क्या है? और अगर ऐब हो भी तो ख्वाजा साहब का इशारा, पंडित साहब की हिम्मत अफजाई, नवाब यूसुफ अली खां साहब का मशवरा, ये सब भी तो कुछ मायने रखते थे।
उसे मास्टर ब्लैक बुरी तरह याद आया। काश ब्लैक साहब यूं चले न गए होते, और उनके साथ मैं किस तरह हंसी खुशी चली गई थी। न अम्मा बाबा का डर, न शरीयत का लिहाज, न पड़ोसियों और हमजोलियों का ख्याल। लेकिन तब तो मैं नासमझ थी, ऊंचे इरादे थे और जमुना जी की बाढ़ की तरह अपनी राह खुद बनाने का जोश था। न बच्चे और न कोई और जिम्मेदारियां, हर तरफ मैं ही मैं थी। अब तो 2 जिवड़े और भी हैं जिनके लिए मुझे बंदोबस्त करना ही करना है। सोचते सोचते उसका दिल घबराने लगा। यह मुआ अकेला घर तो और भी कांटे दौड़ता है। उसने पालकी मंगवाई और सवार होकर मंजली बेगम के यहाँ चली गई। बहन के वहां पहुंचकर उसने पूरा हाल कह सुनाया और कहा कि अब जब तक नवाब साहब की तरफ से कुछ जवाब नहीं आता, मैं यहीं रहूंगी। नवाब शमसुद्दीन अहमद खां उस वक्त अपनी दरियागंज वाली हवेली पर थे। इत्तला मिलने पर कि सिरकी वालान से वजीर खानम और छोटी बेगम का भेजा हुआ कारिंदा हाजिर होने की इजाजत चाहता है, उन्होंने उसे अपनी दोपहर की बैठक ही में बुलवा लिया। अगरचे वो बैठक खास खास लोगों के लिए थी, लेकिन नवाब के दिल में भी छोटी बेगम की चौंप ऐसी थी कि हरकारे की आमद का सुनकर बेचैन हो गए। उनके चौबदार के पीछे पीछे हरकारे ने दरवाजे पर पहुंचकर जूतियां उतारी, चौखट पार करके साथ सलाम किए और वहीं रुका रहा कि आगे बढ़ने की इजाजत हो तो बढ़ूं। चौबदार ने झुककर सलाम किया और कहा, वजीर खानम साहब का भेजा हुआ आदमी सरकार वाला तबार की खिदमत में हाजिर है। नवाब ने इशारा किया कि हरकारे को आने दिया जाए। करीब पहुंचकर हरकारे ने एक और सलाम किया और बोला, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। वजीर खानम साहब ने बंदगाने आली के लिए कुछ नजर भिजवाई है, इजाजत हो तो पेश करूं। नवाब शमसुद्दीन अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट आने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को ठीक वक्त पर रोका और पहले ही की तरह संजीदा सूरत बनाए हुए उन्होंने कहा, बहुत खूब, बेगम साहब का मिजाज कैसा है? जी सरकार, बहुत अच्छी तरह। नवाब का इशारा पाकर चौबदार आगे आया। नवाब के पास हाथी दांत की बनी छोटी नक्काशीदार मेज रखी थी। उस पर से कुछ सामान हटाकर चौबदार ने हरकारे को इशारा किया कि जो कुछ लाए हो इस मेज पर रख दो। हरकारे ने कमर से हमियानी खोलकर खरीता और शीशे की थैली निकाली। आगे बढ़कर दोनों चीजें मेज पर रख दी और सलाम करके पीछे हट गया। नवाब का दूसरा इशारा पाकर चौबदार बाहर गया और दूसरे ही लम्हे कोठी के दारोगा को साथ लिए वापस आया। दारोगा ने नवाब का मतलब समझकर 5 रुपए हरकारे को बतौर इनाम दिए। अब नवाब शमसुद्दीन अहमद खान ने हरकारे से कहा, अच्छा भाई वल्लाह, हम बहुत खुश हुए। बेगम साहब को हमारी तस्लीम कहो। सरकार का इकबाल बुलंद हो, सितारा हमेशा उरूज पर रहे, कहकर हरकारे ने साथ सलाम किए और उल्टे पांव चलता हुआ नवाब की जनाब से बाहर आ गया। चौबदार और दरोगा भी ये देखकर कि हमारे लिए ठहरने का इशारा नहीं है, बैठक से बाहर आ गए। नवाब को मुश्किल ही से सब्र आ रहा था। वो इंतजार में थे कि तन्हाई हो तो खरीता खोलूं। यह तो वो समझ ही गए थे कि खरीते में कोई खत है, थैली में कुछ तोहफा होगा। इसकी उन्हें जरा भी जल्दी ना थी। वो तो खत के अभिलाषी थे। चलते वक्त दारोगा ने कनखियों से देखा कि नवाब खरीते को उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या मोतियों जैसी लिखाई है और क्या नाजुक सही मौके का मानी खेज शेर है। शमसुद्दीन अहमद ने फौरन पहचान लिया कि मीर हसन का शेर है और उस पर ये लाजवाब तज़मीन गालिबन बल्कि यकीनन छोटी बेगम ही की है। काश वो मेरे सामने होती तो उनके हाथ चूम लेता। हाथ ही नहीं और भी बहुत कुछ चूमता। हर हर हर्फ की दाद नए तर्ज से देता। और यह शहद भी क्या उम्दा शहद है। इसमें तो लीचियों की महक आ रही है। हमारी तरफ तो लीची ही नहीं पैदा होती, उसके फूल कहाँ मिलेंगे।
और उन फूलों का शहद कहां से बनेगा? भाई वल्लाह, दाद देनी पड़ती है इस इंतखाब और सलीके की। अब मैं इन चीजों का जवाब कहां से लाऊं? मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी उम्मीद के मुताबिक छोटी बेगम ने अगला कदम खुद उठाया था। यानी उनके भी दिल में कुछ लगाव पैदा हो रहा था। यह मामला दौलत और शान व शौकत, ऐशो आराम और जाहो जलाल की हवस का ना था, या अगर था तो बहुत कम। उन्हें दुनियावी फायदा भी चाहिए था तो वो कुछ दूसरे तौर इख्तियार करती। इस वक्त तो उन्हीं का हाल कुछ दूसरा मालूम होता है। लेकिन मैं जवाब में क्या लिखूं? कुछ न लिखूं, सिर्फ कह दूं कि आकर गले लग जाइए। तौबा, यह कोई शरीफाना बात हुई। खुद चला जाऊं और कहूं कि आइए हम आपको अपनी आगोश में भर कर ले चलें। ला हौल वला कुव्वत। ऐसी बातें तो लोग खानगियों से भी नहीं कहते। यहाँ तो छोटी बेगम का दिल जीतने का मामला है, और यह भी बेहद जरूरी है कि मैं अपने शौक का हाल उम्दा ढंग से बयान करूं और उनकी मुश्ताकी का भी इशारा कर दूं। तुझ सिवा कोई जलवागार ही नहीं। उन्हें याद आया कि कल ही परसों कोई शख्स मीर असर की गजल गाता हुआ बाजार से गुजरा था। जब मेरी खिड़की के नीचे आया तो यह शेर उसकी जबान पर था। मेरे अहवाल पर नजर ही नहीं, मेरे अहवाल पर नजर ही नहीं, इस तरफ को कभू गुजर ही नहीं। मुझे लगा था जैसे मेरे ही दिल की बात थी। यह शेर याद आते ही शमसुद्दीन अहमद ने अपने कुतुब खाने से दीवाने असर निकलवाया और गजल ढूंढकर निकाली। तुझ सिवा कोई जलवागर ही नहीं, पर हमें आह कुछ खबर ही नहीं। मेरे अहवाल पर नजर ही नहीं, इस तरफ को कभू गुजर ही नहीं। दिल न देवे जिगर न चाक करें, ये तो अपना दिलो जिगर ही नहीं। दर्द दिल छोड़ जाइए सो कहां, अपना बहार तो यहां गुजर ही नहीं। कर दिया कुछ का कुछ तेरे गम ने, अब जो देखा तो वो असर ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा कलाम है। बस यह पूरी गजल ही भेज दूं। इस जादू भरी जबान से बेहतर जबान क्या होगी, और इनसे बढ़कर लतीफ मानी कहाँ होंगे जो मेरे हाल कह भी दें और शान को भी हाथ से न जाने दें। शमसुद्दीन अहमद ने फौरन कुतुब खाने की तन्हाई में बैठकर अफशानी कागज पर रोशन सियाह हरफों में सारी गजल लिख डाली। कोई संबोधन न रखा, लेकिन फिर ख्याल आया कि नामा शुरू करने का कोई ढब तो हो। बहुत सोचकर उन्होंने लिखा, गजल हजरत ख्वाजा मीर असर, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे। मीन जानब दीदार बेकरार मोहम्मद शमसुद्दीन अहमद। यहां तक तो ठीक हो गया। दिल का हाल तो हमने लिख दिया, लेकिन अब आगे क्या बदन का भी कुछ हाल लिखें? और लिखें तो किस तरह लिखें? क्यों कर बताएं कि हमारी आंखें तुम्हें देखने को तड़प रही हैं, हमारे बाजू तुम्हें थामने को बेकरार है, हमारा मुंह तुम्हारे मुंह को छूने के लिए तरस रहा है। पानी भराया मुंह में देखे जिन्हों के, हाय वे किस मजे के होंगे। और हमारा शबिस्तान तुम्हारे मुंह की शमा से रोशन न होने के गम में सियाह पोश है। मगर भला ये सब कैसे लिखूं? और इस तरह की बहुत सी बातें तो उस दिन उनसे कह ही आया हूं। ये बातें बार बार कहने की नहीं होती। यह कोई नट का खेल थोड़ी है कि बार बार कलाबाजियां खाते फिरिए। क्या अच्छा होता अगर इजहार तमन्ना की नौबत ही ना आती। या तो वो सब कुछ बेकहे समझ लेती, या फिर मैं ही चुपचाप जलता रहता। उनको अरबी की कहावत याद आई, जिसने इश्क किया और पाक साफ रहा, और इश्क को छुपाया और मर गया, तो वो शहीद मरा। बुजुर्गों ने ही तो कहा है, और सच है, परवाना नेक रफ्त की दरपेश शमा सोख्त, आगह नशुद की सोख्तने गायबाना चीस्त। मतलब
परवाना तो अच्छा ही हुआ कि शमा के सामने जल बुझा, उसको पता ही न लगा कि अकेले छुपकर जलना क्या है। ये सब तो ठीक रहा, लेकिन हम बुत परस्तों को दृश्यों की दुनिया के बिना कुछ दिखाई कहां दे। मीर खुसरो क्या खूब कह गए हैं, आया ए रहमत और हरम हस्त बराए हाजियां, खुसरो बुत परस्त रा जुज खद्दो खाल कै रसद। मतलब कि हाजियों के लिए काबा शरीफ अगर रहमत की निशानी है तो खुसरो बुत परस्त है, उसे नैन नक्श छोड़ कुछ नहीं पहुंचता। देखे बगैर और छुए बगैर और नैन नक्श की परस्तिश किए बगैर हम जैसों को चैन कहाँ। चलो चंद शेर और लिख देता हूं, उसके साथ यह भी याचना कर दूंगा कि कफश खाने को अपने हुस्न के सूरत से रोशन फरमाए तो करम हो। फिर सोच सोच कर शमसुद्दीन अहमद ने कागज के एक और ताव पर कासिम बेग हालती की रुबाई लिखी, जो उन्हें बचपन से बहुत पसंद थी। बीमार मो मैलत बा अयादत न शवद, यकबरा वफा मतरस आदत न शवद, पुरसीदने मा कम न खुनूद खूबिये तू, व अज दूरिये मन हुस्न जियादत न शवद। मतलब कि मैं बीमार हूं और आपका दिल बीमार पुरसी की तरफ नहीं आता। डरिए नहीं, एक बार वफा कर देंगी तो आदत न पड़ेगी, हमें पूछ लेंगी तो इससे आपकी खूबसूरती कम ना होगी, और ना ही हमसे दूर रहने पर आपके हुस्न में बढ़ोतरी ना होगी। रुबाई लिखने को तो लिख ली, लेकिन अब मुलाकात की दरख्वास्त किस ढब से लिखूं कि कुछ इसरार भी महसूस ना हो और यह मालूम हो जाए कि जिस्म और रूह दोनों ही शौक की गर्मी से फूके जाते हैं। अरे भाई, इन सब तकल्लुफात की क्या जरूरत है। वल्लाह साफ साफ लिख दूं कि अब इंतजार न कराएं, आकर कलेजे से लग जाएं, बस बहुत हो चुका। तो क्या सच यही लिख दूं? सच तो बेगुमान यही है, मगर कुछ बहाना तो मुकर्रर करूं, और बहाना ऐसा हो कि उससे मेरा इरादा बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल बेशक जाहिर हो जाए। अब कागज का एक नया और कुछ छोटा ताव लेकर शमसुद्दीन अहमद ने मोहब्बतनामा नहीं, मोहब्बतनामा तो क्या, दरख्वास्त इस मजमून की लिखी कि कल शाम गरीब खाने पर रूखा सूखा नौश फरमाए। और किसी को दावत नहीं दी है, लेकिन अगर मिजाज मुबारक में आए तो फरमाए, जिसे चाहें बुलवा लिया जाए। अगर हुक्म हो तो सवारी कसवा कर दौलत खाने पर हाजिर कर दी जाए। इस खत के साथ तोहफे के तौर पर ये चीजें भी थीं, कश्मीरी दो शालों का जोड़ा, महोबा के सफेद पानों की दो ढोलियां, नजीबाबाद के जंगलों का सवा पाव कत्था लगभग सफेद रंग का, जिसके बारे में मशहूर था कि पानी में 12 या 16 घंटे भीगा रहे तो पानी में हल्के हल्के सुरूर की खासियत पैदा हो जाती है। और तांबे का मुर्शिदाबादी जहाजी पानदान, जिसकी कुलियों में पान से जुड़ी मुनासिब चीजें डाल दी गई थी। चौबदार को हुक्म हुआ कि एक सोंटा बरदार और एक बरछैत साथ लेकर जाएं और ये सब चीजें छोटी बेगम की नजर करें। खत के जवाब के लिए कुछ कहियो मत, लेकिन अगर जवाब अता करें तो इज्जत और इकराम के साथ ले आइयो।